तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग सेमेस्टर वन के मेजर पेपर हिस्ट्री के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट सेशन 2025 से 29 वाले हैं और उनका एग्ज़ाम सेमेस्टर 2026 में हो रहा है और उनका जो मेजर का पेपर है, जो हिस्ट्री का मेजर जो 5 मई को होने वाला है, उनके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे और हिस्ट्री का कुल 3 वीडियो, अगर तीनों में हम लोग दूसरा में देखेंगे 5 नंबर वाला और तीसरा में हम लोग देखेंगे 15 नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, हम लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए एक एक करके वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं और देख कर समझ लेते हैं और समझ कर हम लोग 5 मई वाले पेपर में फोड़ कर आएंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट का 5 मई का पेपर है उनके पास जरूर शेयर कर दें और हिस्ट्री मेजर जितने भी स्टूडेंट रहेगा यानी हिस्ट्री ऑनर्स उनके पास वीडियो को जरूर शेयर कर दें। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है हमारा कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो सीधी सीधी सी बात है, हमारा हेरोडोटस को कहा जाता है। इसको याद करने का लॉजिक है हमारा एच से हिस्ट्री तो एच से हेरोडोटस, एच से हिस्ट्री तो एच से हेरोडोटस। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा निम्न में से रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो निम्न में से रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, तो कौशाम्बी का अभिलेख कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कौशाम्बी का अभिलेख, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे। यानी सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे, तो गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से किस पर्वत को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। सह्याद्री पर्वत कहा जाता है, तो कौन सा पर्वत को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट के पर्वत को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वचन सत्य में जयते किस लिपि में है। तो सत्य में जो जयते हो किस लिपि में, तो हमारा देवनागरी लिपि में, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो तिरंगा जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो हमारा 3:2 है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गीता महाभारत किस पर्व का भाग है। गीता जो है महाभारत किस पर्व का भाग है, तो हमारा भीष्म पर्व का भाग है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या पंच तत्व में सम्मिलित नहीं है। पंच तत्व में निम्न में से क्या सर्व पंच तत्व में नहीं है, तो पर्वत, जो कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा ऋग्वेद के सुशक्तों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद के सुशक्तों की संख्या कितना है, 10 28, जो कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्टियम नामक ग्रंथि किसमें से रचना है। तो आर्यभट्टियम नामक ग्रंथि जो हमारा आर्यभट्ट की है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब हम लोग आ गए हैं पार्ट बी में। ठीक है, क्योंकि पार्ट ए वाला सेशन था वो खत्म कर दिए, जिसमें से आप लोगों को वन लाइन क्वेश्चन को बता दिए। अब हम लोग आ गए हैं पार्ट बी में, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने आने, लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। इसमें हर प्रश्न आपका कितना अंक का होने वाला, 5 अंक का होना है। आपको कुल कितना बनाना, 4 यानी 20 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा इतिहास किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि गुप्तकालीन सत्यापन कला में प्रकाश डालें। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक क्या है। चौथा प्रश्न, अष्टांग अष्टांगिक मार्ग आप क्या समझते हैं, यानी अष्टांगिक मार्ग से आप क्या समझते हैं। और पांचवा प्रश्न हमारा चरक एवं सुसूत्र सुसूत्र पर प्रकाश डालना है। ठीक है, चलिए हम लोग इतने पांचों प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में देखने वाले। वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक करते रहें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट उत्तर को देखते हैं। तो ये रहा हमारा इतिहास किसे कहते हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर जो हमारा इतिहास किसे कहते हैं ये रहा हमारा। चलिए देखते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास जो कि अतीत में घटी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित और साक्ष्य आधारित अध्ययन है। क्या है, इतिहास जो अतीत में घटी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का एक क्रमबद्ध और अव्यवस्थित और साक्ष्य पर आधारित एक अध्ययन है। या मानव सभ्यता के विकास और संयोजन, संस्कृतियों और परिवर्तनों को समझने का क्या एक साधन है। परिवर्तनों को क्या है, समझने का एक साधन है, जो हमें निश्चित रूप से ऐसे ही हुआ था। निश्चित रूप से क्या ऐसा ही हुआ था। ठीक है, इति प्लस आहास का बोध कराता है। ठीक है, ये जो रहा आपका डिफिनेशन रहा कि इतिहास किसे कहते हैं। अब देखते हैं इतिहास के कुछ मुख्य स्रोतों के बारे में या बातें के बारे में। ठीक है, तो हमारा पहला हो जाएगा कि अतीत का अध्ययन, यानी यह मानव जाति के पुराने समय की घटनाओं को लेखा और जोखा करता है। क्या होता है, यह अतीत के माध्यम से पुराने समय को घटनाओं को लेखा और जोखा करता है। जबकि दूसरा हमारा हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति। दूसरा क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक पद्धति, यानी कि इतिहासकार में साक्ष्यों और पुरातत्व अभिलेखों और दस्तावेज
की जांच करने का निष्कर्ष निकालता है। क्या करता है? जांच करने का क्या करता है? निष्कर्ष निकालता है। जबकि तीसरा पॉइंट हो जाएगा महत्व की बात करें तो यह वर्तमान में समझने और भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। क्या होता है? यह वर्तमान में समझने के लिए और भविष्य भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेने में क्या करता है? मदद करता है हमारा इतिहास। और जबकि अर्थ की बात करें तो इतिहास का अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही था। निश्चित रूप से क्या था? ऐसा ही था। जो कि ये हमारा पहला प्रश्न था, ये 5 अंक में पूछा गया सवाल है और पूछेगा, क्योंकि हिस्ट्री के पेपर में हर साल पूछता है। ठीक है, तो आप लोगों को पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें और 5 मई वाले पेपर में फोड़ कराएं। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न का उत्तर हमारा यार, दूसरा प्रश्न था हमारा गुप्तकालीन और सत्यापन पर प्रकाश डालना। ठीक है, देखते हैं गुप्तकालीन और सत्यापन पर क्या प्रकाश है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इस काल की कला की दो प्रमुख विशेषताएं प्रतीत होती है। पहला प्रथम हो जाएगा विदेशी प्रभाव से मुक्त होकर इस साल में मौलिक रूप से भारतीय कला को विकास हुआ है। और दूसरा कलाकारों को सौंदर्य प्रदर्शन और अलंकरण विदेशी के बदले भारतीय अभिप्रायों को स्थान दिया है। ठीक है, ये जो कि आपका 5 नंबर में पूछा गया सवाल है, तो सटीक सवाल है, आप लोग को सटीक से हल कर लेना है और फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न संख्या तीसरे की ओर बढ़ते हैं। यार प्रश्न संख्या तीसरा का आंसर, प्रश्न संख्या तीसरा था हमारा भारतीय राष्ट्रीय एकता का प्रतीक क्या है, उसके बारे में देखना था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हमारा क्या है। तो भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मुख्य प्रतीक हमारे राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो तिरंगा और राष्ट्रगान और सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी स्टेच्यू ऑफ यूनिट की बात करते हैं हम लोग, जो विविधता को एकता में दर्शाते हैं। और ये प्रतीक देशवासियों को देशभक्ति और सांस्कृतिक एकता और साझा पहचान पहचान का प्रभाव जो कि भाव जगाते हैं। ठीक है, जब देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय एकता को प्रमुख प्रतीक के बारे में बात करें तो हमारा जो है तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज, दूसरा जो भारत की पहचान और एकता का सबसे प्रमुख प्रतीक क्या है? तिरंगा एवं राष्ट्रीय ध्वज भारत की पहचान और एकता का सबसे प्रमुख प्रतीक। ठीक है, दूसरा हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो स्टेच्यू ऑफ यूनिवर्सिटी क्या होता है? स्टेच्यू ऑफ यूनिवर्सिटी देश की क्या होती है? देश की 562 से अधिक रियासतों देश की 562 से अधिक रियासतों की एकीकरण और अखंड भारत में बनाने का माहौल लौह पुरुष को सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ठीक है, आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट याद कर लीजिएगा, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय एकता वाला सवाल हर बार पूछा गया हिस्ट्री में। ठीक है, जबकि अगला पॉइंट की बात करते हैं हम तो राष्ट्र चिन्ह की बात करते हैं, जिसमें सारनाथ सिंह का स्तंभ बना हुआ है। क्या है? सारनाथ सिंह का स्तंभ बना हुआ है, जिसमें भारतीय गणराज्य क्या भारतीय गणराज्य का अधिक प्रतीक, भारतीय गणराज्य का आधिकारिक प्रतीक है, जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जो है हमारा जन गण मन क्या है? राष्ट्रगान जो है हमारा जन गण मन है, देश की सांस्कृतिक और विविधता को एकता में सूत्र में पिराने का वाली धुन है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा राष्ट्रीय त्योहारों की बात करते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती पूरे देश के एक साथ लाते हैं, पूरे देश को क्या कहते हैं? एक साथ लाते हैं। और अगला पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रीय पशु पक्षी और फूल की बात करें तो हमारा बाघ हो जाएगा, मोर हो जाएगा, फूल की बात करें तो हमारा कमल हो जाएगा, जो देश के समृद्ध विस्तृत और प्रतिनिधित्व को क्या करता है? राष्ट्रीय हमारा फूल पंछी को दर्शाता है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट पॉइंट को देखते हैं और अंतिम पॉइंट को देखते हैं, जो हमारा हो जाएगा राष्ट्रभाषा। जो हमारा राष्ट्रभाषा है हिंदी है और अन्य भारतीय भाषाएं जो देश के संवाद को लिए जोड़ती है। क्या होते हैं? देश के संवाद के लिए जोड़ती है। तो ये प्रश्न संख्या कितना रहा हमारा? प्रश्न संख्या ये जो 3 का उत्तर रहा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 के उत्तर को देखते हैं। तो ये रहा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या था? तो प्रश्न संख्या जो 4 था हमारा, वो अष्टांगिक मार्ग क्या है उसके बारे में लिखना था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो अष्टांगिक मार्ग जो है वो बौद्ध धर्म का मूल आधार और जो दुखों को मुक्त पाने और निर्वाहन और ज्ञानोदय प्राप्त करने का एक 8 स्तरीय मार्ग है। क्या है? एक 8 स्तरीय मार्ग है, यानी कि अष्टांगिक मार्ग की जब बात करें तो बौद्ध धर्म का मूल आधार है। बौद्ध धर्म का क्या है? एक मूल आधार है, जो दुखों को मुक्ति पाने, जो दुखों के क्या मुक्ति पाने और निवारण का ज्ञानोदय प्राप्त करने का क्या है? एक 8 स्तरीय मार्ग है, जिसे हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ठीक है, जबकि भगवान बुद्ध की बात करें तो द्वारीय प्रतिपाद या मध्यम मार्ग और मध्यम प्रतिपादा है। ठीक है, मानी मध्यम प्रतिपदा है। ठीक है, जो अत्यधिक भोग विलास और कठोर तपस्या के बीच में संतुलन और यहाँ 8 अंग नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन और ज्ञान के माध्यम से जीवन जीने का कला सिखाते हैं। जीवन जीने का क्या करते हैं? तो कला को सिखाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग कौन कौन से हैं? हम लोग पहले अंग की बात करते हैं तो हमारा सम्यक दृष्टि की बात करते हैं। तो सम्यक दृष्टि में हम लोग कहा जाएगा
कि चार आर्य सत्यों और धर्मों को वास्तविक रूप से क्या होता है, स्वरूप रूप से समझना होता है। ठीक है, स्वरूप रूप से क्या होता है, समझना होता है। दूसरा है हमारा सम्यक संकल्प। दूसरा क्या है हमारा सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प की बात करें तो हमारा हिंसा, लोभ और देश से मुक्त होकर निकासम भाव को कार्य करने में दृढ़ निश्चय होता है। क्या होता है, निकासम भाव को करने में क्या होता है, दृढ़ निश्चय होता है। तीसरा की बात करें तो हमारा सम्यक वाक्य होता है, जो कि सत्य, मधुर और उपयोगी वाणी बोलना और झूठ, चुगली और कठोर वचनों से बचना होता है। क्या होता है, कठोर वचनों से बचना होता है। चौथे की बात करें तो हमारा सम्यक कर्म होता है, जिसमें अहिंसा, ईमानदारी और पवित्रता जैसे नैतिकता कर्म करना होता है। क्या होता है, पवित्रता जैसे नैतिकता कर्म करना होता है। ये हमारा चौथा कर्म हो गया। ठीक है, जबकि पांचवा कर्म की बात करें तो सम्यक आजीविका होता है। सम्यक आजीविका का मतलब बात होता है हमारा अनैतिक, अनैतिक या नुकसान संदेही तरीकों को छोड़कर, नुकसान संदेही तरीकों को छोड़कर धर्म पूर्वक ईमानदारी से धन कमाना होता है। ईमानदारी से क्या होता है, धन कमाना होता है। क्या होता है, ईमानदारी से धन कमाना होता है। और छठा की बात करें, सम्यक व्यायाम और सम्यक प्रयास की बात करते हैं। तो छठा पॉइंट है हमारा जो है वो सम्यक व्यायाम और सम्यक प्रयास की बात करते हैं। तो मन में अनैतिकता और विचारों को रोकने और अच्छे विचारों को विकसित करने का एक निरंतर प्रयास है। क्या है, एक अच्छे विचारों का क्या है, रोकना, क्या है, विकसित करने का एक अच्छा नियंत्रण प्रयास है। सातवें की बात करते हैं तो हमारा सातवां है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति माने राइट माइंड फुलनेस की बात करते हैं तो अपने शरीर और संवेदनाओं को विचारों के प्रति क्या करना, संवेच और जागरूकता को रखना है। ठीक है, आठवां और अंतिम अष्टांगिक मार्ग की व्यवस्था को देखें तो अंतिम है हमारा सम्यक समाधि। क्या है, सम्यक समाधि यानी राइट कंटेंट, कॉन्टेंट्रेक्शन यानी कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, जो कि मन को एकरा एकाग्र को कारण करना और गहरी ध्यान में व्यवस्था को समृद्ध प्राप्त करना होता है। ठीक है, गहरे ध्यान में क्या होता है, व्यवस्था को समृद्ध प्राप्त करना होता है। इनकी मुख्य उद्देश्य की बात करें, इनकी जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारा यह मार्ग नैतिकता, एकाग्रता और प्रयाग, बुद्धि और प्रशिक्षण माध्यम से सुखों को अत्यंत निर्वहन करना है। और यह एक साथ अभ्यास के लिए जाने वाले 8 गुण, 8 गुण को कर्मवास चरण बनाया गया था। ठीक है, ये रहा हमारा अष्टांगिक मार्ग में 8 स्तरीय का गुण। ठीक है, ये 8 स्तरीय को आप लोग को ध्यान पूर्वक याद करके जाना है। और अगर एग्जामिनेशन हॉल में आए, प्रश्न में आए तो इन 8 गुणों को आप लोग को कॉपी में फोड़ कराना है। ठीक है, तो जो 5 मई वाला पेपर है उसमें बढ़िया से फोड़ कराना है, ताकि आपका 5 अंक में एक भी प्रश्न ना छूट पाए। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। तो प्रश्न संख्या 5 हमारा था चरक एवं सुसूत्र का विस्तारित अध्ययन करना है। तो चलिए देखते हैं चरक हमारा क्या है और सुसूत्र हमारा क्या है, उसके बारे में हम लोग डिटेल और सरल भाषा में हम लोग आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर ना करना भूलें और 5 मई वाला पेपर में फोड़ कराना ना भूलें। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आचार्य चरक और सुसूत्र। सुसूत्र प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदिक के 2 सबसे प्रमुख स्तंभ है। क्या है, 2 सबसे क्या है, प्रमुख स्तंभ है। ठीक है, चरक को काय चिकित्सा यानी मेडिसन का जनक माना जाता है। चरक को क्या माना जाता है, काय चिकित्सा मेडिसन का जनक माना जाता है। और जिन्होंने चरक संहित में रोगों को निदान और औषधियों को उपचार का वर्णन किया है, औषधियों का क्या है, उपचार का वर्णन किया है, वही सुसूत्र को शल्य चिकित्सा, वही सुसूत्र का क्या है, शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। शल्य चिकित्सा का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो सुसूत्र को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है और चरक को काय चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों में आप लोग समझ सकते हैं कि चरक को काय चिकित्सा में जनक कहा जाता है और सुसूत्र को शल्य चिकित्सा में जनक कहा जाता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और जिन्होंने सुसूत्र सहित संहिता में प्लास्टिक सर्जरी और फ्रैक्चरिंग और मानव शरीर का रचना में विस्तारित विवरण दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि आचार्य चरक और चरक संहिता में क्या अंतर है और उनका क्या योगदान है। ठीक है, जबकि विशेषता की बात करें यानी परिचय, पहले हम लोग देखते हैं इसका परिचय क्या है। तो चरक दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच कुषाण राजा और कंसिक राजवेद थे। क्या थे, कुषाण राजा और कंसिक राजवेद थे। योगदान की जब बात करते हैं हम लोग तो उन्होंने अग्निवेश संहिता को संशोधित कर चरक संहिता और लिखी, जो आयुर्वेदिक का प्राचीन यानी आयुर्वेदिक का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, अगला है हमारा विशेषता की जब बात करें तो यह ग्रंथ काय चिकित्सा और इंटर मेडिसिन, क्या काय चिकित्सा और इंटरल मेडिसिन रोगों के निदान है। क्या है, काय चिकित्सा और इंटर मेडिसिन रोगों का क्या है, निदान है। ठीक है, और औषधियां
प्रबंधन पर केंद्रित है। क्या है? वो स्वयं प्रबंधन पर केंद्रित है, जिसमें से आहार और जीवन शैली को बहुत महत्व दिया गया था। आहार और जीवन शैली को क्या बहुत ही महत्व दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा ऋषि सुश्रुत और सुश्रुत संहिता, यानी सर्जरी की बात करते हैं। तो परिचय में हमारा हो जाएगा, परिचय क्या है हमारा कि सुश्रुत को प्राचीन भारत का महानतम शल्य चिकित्सा माना जाता है। प्राचीन भारत का क्या महानतम शल्य चिकित्सा माना जाता है, जिन्होंने काशी यानी वाराणसी में चिकित्सा की एक शिक्षा दी थी। ठीक है, अगला योगदान की जब बात करें तो सुश्रुत संहिता में 300 से अधिक शल्य चिकित्सा और प्रक्रियाओं का सर्जिकल प्रोड्यूसर की बात करें तो वर्णन करता है। ठीक है, विशेषता की जब इसकी बात करें तो उन्होंने राइनोप्लास्टिक राइनोप्लास्टिक नामक एक सर्जरी की थी। ठीक है, नाक की सर्जरी है। राइनोप्लास्टिक क्या है? एक नाक की सर्जरी है। और ओष्ठ साधन जो कि ये हमारा ओठों का एक सर्जरी है। ठीक है, जैसे प्लास्टिक सर्जरी विकसित की उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी का क्या हुआ जनक भी माना जा सकता है। ठीक है, जनक भी माना जा सकता है। उन्होंने मृत शरीर की विच्छेदन यानी ऑन्टोमाय के द्वारा शरीर का रचना का अध्ययन किया है। ठीक है, शरीर का रचना का अध्ययन किया है। ये रहा 5वां नंबर का आंसर। और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें। ठीक है, ज्यादा वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो वीडियो को फुल वॉच करके जाएं, क्योंकि आज के इस वीडियो में 5 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं सभी को खत्म कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं कि यहाँ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर देखते हैं। तो ये रहा प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। और आज के वीडियो में हम लोग 5 प्रश्न संख्या के उत्तर को देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो वीडियो को फुल वॉच करके जाएं। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं 15 अंक वाले क्वेश्चन के साथ। ठीक है,